हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और हमने ये भी सीखा था कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर उनका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चार मेथड्स होती है। उसमें सबसे पहली जो मेथड होती है वो होती है ग्राफिकल मेथड, दूसरी मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर थर्ड मेथड होती है एलिमिनेशन और फोर्थ मेथड होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जिसमें हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर ली है कि ग्राफिकल मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास में दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है और आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यहां पर यूज करना है। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि आपको किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है और वो दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट मतलब पुट करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें एक इक्वेशन से x या कोई भी एक इक्वेशन से, या तो फर्स्ट इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकाल लो या फिर आप सेकेंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो, और वो जो भी वैल्यू आएगी आप उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई 6 माइनस वाई, और ये जो x की वैल्यू आई है ये आप दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इस इक्वेशन में आपने x की जगह पर 6 माइनस वाई पुट कर दिया, तो 2 ब्रैकेट में 6 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 12। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो 2 6 12 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आ गया 0, मतलब y की वैल्यू क्या है, 0 है। ये जो y की वैल्यू आई है या आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो या फिर यहां पर भी पुट कर सकते हो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई है, तो 6 माइनस 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या है, 6। x की वैल्यू आ रही है 6 और y की आ रही है 0। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालो और वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। ऐसा करने पर आपको x की भी वैल्यू मिल जाएगी और y की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान है। हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करोगे तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर आपको लीनियर इक्वेशंस दी हुई है और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो, यदि आपको एग्जाम में मेंशन कर दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है तो आपको फिर उसी मेथड को यूज करना पड़ेगा। यदि आपको वो वाली मेथड नहीं आती और आप कोई दूसरी मेथड से करोगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट हाँ, यदि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है, बस आपको बोल दिया है कि इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है,
तो आप कोई सी मेथड चूज कर सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहली इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड दूसरी इक्वेशन दी है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो किस तरीके से लिखना है मैं पूरा आपको प्रॉपर तरीके से लिख के बता रहा हूं कि कैसे निकालना है आपको x और y की वैल्यू। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू आ गया 14 माइनस वाई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हमने x की जो वैल्यू आई है वो सेकंड इक्वेशन में पुट की। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां पर आप x की वैल्यू पुट कर दो 14 माइनस वाई, ये x की वैल्यू है, माइनस वाई की जगह पर माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 को इधर ले लेते हैं, 2y को उधर भेज देते हैं, तो 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y, 10 इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू आ गई है, तो ये y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो वापस से, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसमें पुट कर देता हूं x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। आप यदि चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं है। तो x और y की जो वैल्यू आई है वो आप पहली इक्वेशन में पुट करके देखो, x की जगह पर 9 और y की जगह पर 5, तो 9 प्लस 5 14 के इक्वल आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी इक्वेशन में भी आप पुट करके देख सकते हो, 9 माइनस 5 करने पर क्या आएगा, 4 के इक्वल आएगा। मतलब हाँ, ये जो वैल्यूज आई है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद में मैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट बता रहा हूं। यहां सारे क्वेश्चन मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, यदि एक जैसे होंगे तो कुछ मैं बताऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है। और यदि उसके बाद में भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन s माइनस टी इक्वल टू 3, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन दी है s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आपको सॉल्व करना है और s और t की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखो यहां पर आपको जो दूसरी इक्वेशन दी है, पहले हम इसको थोड़ा सा सही फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आपकी जो जनरल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन को तो हम वैसा ही लिख देते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3। और जो दूसरी इक्वेशन है वहां पर आप एलसीएम ले लो, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2s, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3t इक्वल टू 6। अब इस 6 को मैंने उधर भेज दिया, तो ये आ गई आपकी, इसको फर्स्ट और सेकंड नाम मत दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन, और अब आप इसको दे दो सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब हम एक काम करते हैं कि पहली इक्वेशन से आप s की वैल्यू निकाल लो या t की निकाल लो, किसी की भी फाइंड कर सकते हो। तो पहली इक्वेशन से मैंने s की वैल्यू फाइंड करी, s इक्वल टू क्या आ गया, 3 प्लस t। यहां पर आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। और ये जो s की वैल्यू आई है पहली इक्वेशन से, इसको आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, 36। s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस t, तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस t
प्लस 3t इक्वल टू 36, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, 5t इक्वल टू 30, 6 उधर गया माइनस हो गया, t की वैल्यू आ गई 6। ये आपकी t की वैल्यू आ गई है। अब आप t की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में, या इसमें किसी में भी आप पुट करोगे तो आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। तो s इक्वल टू क्या था, 3 प्लस t। मैंने यहां पर t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू कितनी है, 6, तो s की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन दी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, और आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहली इक्वेशन जो है उससे हम निकालते हैं x की वैल्यू। क्या दी है पहली इक्वेशन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। या तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा या y की वैल्यू निकालूंगा। तो अब उसमें भी आप दिमाग लगा सकते हो कि आपको x की वैल्यू निकालनी चाहिए या y की, जो ज्यादा इजी है वो निकालो। यदि मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस वाई, तो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस वाई बाई 3, फ्रैक्शन में आ रही है। और यदि मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो फ्रैक्शन में नहीं आएगी। आप x की वैल्यू निकाल के भी करोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, आप y की वैल्यू निकाल के भी करोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। बट मैं वो वाली वैल्यू निकाल रहा हूं जो फ्रैक्शन में नहीं आ रही है। यदि मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, माइनस वाई को उधर भेज दिया, 3 को इधर भेज दिया, तो y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3। ये जो y की वैल्यू आई है इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इसमें आप x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट कर दो, तो 9x माइनस 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। इसको हम सॉल्व करते हैं, 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9, 9x से 9x कट गया, लास्ट में आ रहा है आपका 9 इक्वल टू 9। मतलब आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हम क्या करना चाह रहे थे, x या y की वैल्यू निकालना चाह रहे थे, पर आप यहां पर देख रहे हो कि x तो पूरा पूरा हट गया है, x पूरा वैनिश हो गया। हम x की वैल्यू निकालना चाहते थे और x तो पूरा पूरा वैनिश हो गया है, और आपका फाइनल लास्ट में क्या आ रहा है, 9 इक्वल टू 9। मतलब मैं x की वैल्यू यहां पर फाइंड नहीं कर सकता। तो यदि किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने पर ऐसा आ जाए कि जो वेरिएबल था जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, x या y की जिसकी भी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, वो पूरा हट गया और लास्ट में दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आ जाए, सेम वैल्यू आ जाए, तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद रखना ये चीज, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि मैं x की और y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा था, बट जैसे जैसे मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया तो मैंने देखा कि x पूरा पूरा हट गया है और दोनों तरफ LHS में और RHS में दोनों तरफ सेम वैल्यू आ रही है। तो यदि ऐसा हो जाए, जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे वो हट गया और दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आ गई, तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आप ऐसे भी देख सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। और यदि आप a1 by a2 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी 1 by 3 आएगी, ये भी 1 by 3 आएगी, और c1 by c2 की वैल्यू भी 1 by 3 आ रही है। मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 यहां पर हो रहा है।
इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो हम यहां पर सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि यदि दोनों तरफ सेम वैल्यू आ जाए और एक्स और वाई पूरा पूरा हट जाए तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इसी का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट मैं नहीं बता रहा हूं, वो आप लोगों को खुद से करना है। पहली इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालोगे और वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आ जाएगा। मैं फिफ्थ वाला बता रहा हूं। फिफ्थ पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। पहली इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, तो x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन से x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आई है, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। x की जगह पर x की वैल्यू, बाकी वैसा क्या वैसा। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, तो माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा √2 माइनस 3y माइनस √8 इंटू √2, √16 होगा, और √16 जब बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, तो माइनस 4y इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा माइनस 7y इक्वल टू 0। √2 इधर चला गया, 0 हो गया। तो माइनस 7 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 0। ये y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। क्या था आपके पास में, x इक्वल टू माइनस √3/√2y। y की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपका x और y की वैल्यू दोनों 0 आ रही है, और यही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से समझोगे तो आप क्या देख रहे हो कि पहली इक्वेशन में भी x और y आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में भी x और y आ रहा है। मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में, और जब मैंने x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल ली तो ये जो x की वैल्यू है मैंने ये दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, तो पूरी इक्वेशन किसकी टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है, y की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। अब यदि पूरी इक्वेशन y की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आपके पास में y की वैल्यू आ गई है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद में लास्ट पार्ट इसका, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, और जनरली आपको एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं आएगी। आप पिछले सालों के पेपर्स देखोगे तो उसमें हमेशा वर्ड प्रॉब्लम ही पूछी जाती है। आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं और उस वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको इक्वेशन का फॉर्मेशन करना रहेगा, और इक्वेशन बनाने के बाद में फिर आपको उसको सॉल्व करना है।
डायरेक्ट कभी भी इक्वेशन, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इक्वेशन डायरेक्ट दे दी। तो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका 6th पार्ट। क्या दिया हुआ है? 3x/2 माइनस 5y/3 is equal to -2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन आपको दी है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। और इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अभी मैं पहले काम करता हूं कि दोनों इक्वेशन में एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम लेने के बाद में फिर हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहली इक्वेशन में मैंने एलसीएम लिया, तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9x हो गया, माइनस 3 2 जा 6, तो 2 5 जा 10y हो गया, इक्वल टू -2। ये 6 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन में भी एलसीएम ले लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2x, प्लस 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3y इक्वल टू 13/6। ये 6 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मतलब 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, या तो फर्स्ट से निकाल लो या सेकंड से निकाल लो, विच एवर इज कन्वीनियंट, जो भी आपको सही लग रहा है। मैंने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगा और वो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो पहली इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ रही है? x इज इक्वल टू, ये माइनस का 10y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10y माइनस 12, और उसके अपॉन में 9 आ जाएगा। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये जो x की वैल्यू आई है ये आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x की वैल्यू मैंने पुट करी 2 ब्रैकेट में 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ये आपने x की वैल्यू पुट कर दी। तो पुट करने पर मैं ब्रैकेट खोलूंगा सबसे पहले, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 10 20y माइनस 24 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9 और 1 का एलसीएम आ गया 9, तो ये क्या हो गया 20y माइनस 24 प्लस 9 3 जा 27y इक्वल टू 13। 9 को हमने उधर भेज दिया, 20 प्लस 27 47y माइनस 24 is equal to 13 into 9, 9 3 are 27, 9 was 9 plus 2 11, 117. 47y is equal to 117 plus 24. 47y is equal to 141. क्या 47 की टेबल में 141 आएगा क्या? देखते हैं। 3 टाइम्स में 3 7 21, 3 4 12, 3 टाइम्स में आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 3। ये जो y की वैल्यू आई है ये आप यहां पर पुट कर दो, चाहो तो यहां पुट कर दो, चाहो तो इसमें पुट कर दो, चाहो तो इसमें पुट कर दो, कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में भी पुट कर दो। इसमें पुट कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, कहीं पर भी आप पुट कर दो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और हर जगह से सेम ही आएगी। मैं यहां पुट कर रहा हूं 10y माइनस 12 अपॉन 9,
तो x इक्वल टू 30 माइनस 12, 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 12 18, 18 बाई 9 2 आएगी। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की आ गई 3 और यही आपका सॉल्यूशन है। यदि आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपका जो सॉल्यूशन आया है वो करेक्ट है या नहीं है, तो आप पहली इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके देखो और देखो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं है। वैसे ही दूसरी इक्वेशन में भी पुट करके देखो, यदि सेटिस्फाई कर रहा है मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को पढ़ करके इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है और इक्वेशन बनने के बाद में फिर आपको उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको मेथड मेंशन नहीं की है कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। बट अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके पहले सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर उसने आगे बोला है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है यदि y इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये जो वैल्यू आई है ये आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। x की वैल्यू पुट करी 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो मैंने इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया। क्या बच रहा है, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 11 माइनस 7y इज इक्वल टू -24। माइनस 7y इज इक्वल टू -24 माइनस 11। माइनस 7y इज इक्वल टू -35। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 5। y की वैल्यू 5 आई है, ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहां पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 हो जाएगा अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू -4/2। तो x की वैल्यू आएगी -2। आपको x और y की वैल्यू मिल गई है, अब आप m की वैल्यू फाइंड करोगे। तो ये जो x और y की वैल्यू मिली है इसको आप इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3। तो आपकी थर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3।
y की वैल्यू आई है y की वैल्यू आई है 5, x की वैल्यू आई है -2 प्लस 3, तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3 उधर जाएगा तो 5 - 3 इक्वल टू -2m, तो 2 इक्वल टू -2m, तो m की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। यदि आपको एक बार समझ में आ गया मेथड क्या है तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फाइंड द पेयर, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका पहला पार्ट हम करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बस गलती ये होती है कि इक्वेशन नहीं बना पाते हैं हम लोग, और यदि इक्वेशन बनाने के बाद में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है पहली इक्वेशन से और वो आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। बट यदि आपने क्वेश्चन को पढ़ के आप इक्वेशन ही सही नहीं बना पाओगे तो फिर क्वेश्चन आगे हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे पढ़ के उसको समझना कैसे है। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका हम देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो है 26। मतलब कि यदि मैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 26 आएगा, क्योंकि डिफरेंस 26 दिया हुआ। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो आपको दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो मतलब एक नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर छोटा होगा, ये हमें समझ में आ गया क्योंकि डिफरेंस 26 का है। तो मैंने मान लिया लेट द बिगर नंबर is equal to x and the smaller number is equal to y। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी कि जब मैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा 26 का। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने दूसरी कंडीशन क्या दी है कि एक नंबर दूसरे वाले का 3 टाइम्स है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा वाला नंबर दूसरे वाले का 3 टाइम्स होगा? क्या y x का 3 टाइम्स होगा या फिर x y का 3 टाइम्स होगा? तो बड़ा नंबर क्या है, x है, मतलब बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा। मतलब छोटे नंबर में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तब वो बड़े नंबर के इक्वल आएगा। कई बार हम लिख देते हैं y इक्वल टू 3x, बट यहां पर आपने बड़ा नंबर किसको माना है, x को, और छोटा नंबर माना है y को। तो यदि मैं बड़े नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वो छोटे नंबर के इक्वल आ पाएगा? क्या नहीं आएगा, वो तो और बड़ा हो गया। छोटे नंबर में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जब छोटे नंबर में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो बड़े नंबर के इक्वल आएगा। तो इसीलिए आप लिख रहे हो x इक्वल टू 3 इंटू छोटा वाला नंबर। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। x की वैल्यू आप निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मेरे पास में ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये x की जो वैल्यू है वो 1 में पुट कर दी। 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की वैल्यू है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू आ गई 13। मतलब जो छोटा वाला नंबर है वो क्या हो गया, 13। अब बड़ा वाला नंबर निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू आ गई 39। दिस इज योर बिगर नंबर। बड़ा नंबर हो गया 39
और छोटा नंबर हो गया 13। आप चाहो तो दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लो, दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका आंसर है। वैसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड मतलब कि बड़ा होना। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो, तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। कोई भी दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दे आर सप्लीमेंट्री। और यदि दो एंगल का सम 90 आ रहा है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर उसने बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल हैं, दोनों सप्लीमेंट्री है। मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि उन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। और उन दोनों में से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना एक्सीड कर रहा है, 18 डिग्री। मतलब बड़ा वाला एंगल जो है वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब बड़े वाले एंगल में से मैं छोटे वाले एंगल को माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा 18, और जब आप उन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 180। क्यों आएगा 180? क्योंकि वहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि वो दोनों एंगल कौन से हैं, सप्लीमेंट्री। मतलब उन दोनों का सम कितना होगा, 180। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट द लार्जर एंगल is equal to x and the smaller angle is equal to y। उसने बोला है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो मतलब पहली इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये कहां से आई, ऐसा क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं था, उसने बस ये दिया हुआ था कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल से मतलब दोनों का सम 180 होगा, उससे हमने पहली इक्वेशन बनाई है। और फिर उसने बोला है कि इन दोनों में से जो एंगल बड़ा है वो छोटे वाले से कितना एक्सीड कर रहा है, 18 डिग्री। मतलब जब बड़े वाले एंगल में से आप छोटे वाले एंगल को माइनस करोगे तो आएगा 18। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको दोनों एंगल्स पता चल जाएंगे। तो पहली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, x इक्वल टू 180 माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 18। x की वैल्यू आपने पुट करी 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। तो 180 माइनस 2y इक्वल टू 18, 180 माइनस 18 इक्वल टू 2y। 18 को इधर ले लिया, 2y को उधर भेज दिया, तो ये आपका आएगा 168 इज इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 168 बाई 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, कुछ गलती कर दी, 162 आएगा, सॉरी। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ गई 81। y की वैल्यू 81 आई है, वो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। यहां पर पुट कर देते हैं इसमें 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस 81, तो आपका जो सेकेंड एंगल आएगा वो आएगा 99। ये आपका दूसरा एंगल, मतलब बड़ा वाला एंगल 99 डिग्री का है और छोटा वाला एंगल 81 डिग्री का है। ठीक है, यदि आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करोगे
तो आपको देखोगे कि वो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व आपको खुद से करना है, और यदि उसके बाद में भी आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए में? 3,800 रुपीज में। ठीक है, 7 बॉल्स एंड 6 बैट, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स. It was cost rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls. उसने बाद में 3 बैट और खरीदे एंड 5 बॉल्स खरीदी, और अब कितने में खरीदा? 1,750 रुपीज में। तो यहां पर आपको बोला है कि आपको एक बैट की कॉस्ट निकालनी है और एक बॉल की भी कॉस्ट निकालनी है। तो मैंने मान लिया कि 1 बैट की कॉस्ट कितनी है? ₹X, एंड 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है? ₹Y। तो पहली इक्वेशन बना लेते हैं। यदि एक बैट x रुपीस का है तो 7 बैट कितने के होंगे? 7x के। 6 बॉल कितने की होगी? 6y की, इक्वल टू 3,800। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही 3x प्लस 5y इक्वल टू 1,750, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन से आप x की वैल्यू, चलो मैं करके बता देता हूं। पहली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 7x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y, 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो x की वैल्यू है इसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x in equation 2, 3x plus 5y is equal to 1,750. 3x की वैल्यू क्या है? 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y is equal to 1,750. ठीक है, यहां से आप मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले 3 का अंदर, 3 तो 0 0 4, 3 3 9, 1 1 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। एलसीएम ले लेते हैं। 7 आया एलसीएम, 11,400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 1,750। 7 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11,400, 35 में से 18 को माइनस करोगे तो 17y आएगा। 17 ही आएगा, हाँ, इक्वल टू 7 का उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 7 जा 7 प्लस 5 12, 12,250। तो 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400, तो 17y इज इक्वल टू 0 5 8 0 850। तो y की वैल्यू आएगी 50 ₹50। मतलब कि एक बॉल कितने रुपीस की है? 50 रुपीस की, बहुत महंगी है। ठीक है, और x की आप निकालोगे तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7,
3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, 3800 माइनस 300 अपॉन 7, तो 3500 बाय 7, तो बैट है 500 रुपीस का। बैट आएगा 500 का और बॉल आएगी 50 रुपीस की। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी है जो कि एक फिक्स्ड चार्ज तो लेती ही है, ठीक है, और उसके बाद में आप कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो उसका अलग से चार्ज लगेगा। मान लो कि जैसे फिक्स्ड चार्ज है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो कि फिक्स्ड चार्ज है 20 रुपीज और पर किलोमीटर का चार्ज है 5 रुपीज। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो मैंने टैक्सी बुक करी, तो टैक्सी बुक करी मतलब मुझे 20 रुपीज तो पे करना ही पड़ेगा। फिक्स चार्ज तो मुझे देना ही है, भले ही मैं 1 किलोमीटर जाऊं या 50 किलोमीटर जाऊं, ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ही 20 रुपीज। और उसके बाद में हर किलोमीटर का 5 रुपए लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं टोटल जाता हूं 10 किलोमीटर, तो मुझे 20 रुपीज तो फिक्स चार्ज देना ही है, ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज लगेगा 5 रुपीज के हिसाब से। 1 किलोमीटर का 5 रुपीज, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 50 रुपीज। तो 20 प्लस 50 टोटल अमाउंट जो मुझे पे करना पड़ेगा दैट विल बी ₹70। समझ गए? मतलब ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ही और साथ में पर किलोमीटर का चार्ज भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो चार्ज कर रहा है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। यदि कोई 10 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने पे करने पड़ते हैं? 105 रुपीज, 105 रुपीज। इस 105 रुपीज में फिक्स चार्ज भी आ चुका है और पर किलोमीटर का चार्ज भी आ चुका है। ठीक है, यदि कोई 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 105 रुपए देने पड़ेंगे, और इस 105 रुपए जो उसने दिए हैं उसमें फिक्स चार्ज भी आ चुका है और साथ में पर किलोमीटर वाला चार्ज भी उसमें इंक्लूड हो गया है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और यदि कोई 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 155 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वॉट आर दी फिक्स चार्ज एंड दी चार्जेस पर किलोमीटर? आपको फिक्स चार्ज भी फाइंड करना है और पर किलोमीटर का चार्ज भी फाइंड करना है। फिर आगे उसने पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और यदि कोई इंसान 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो उसके लिए पहले मुझे फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज निकालना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹X एंड पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो है ₹Y। अब पहला वाला इंसान जो है, पहला आदमी जो है वो 10 किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर में उसको ये फिक्स चार्ज तो लगा ही ₹X, और पर किलोमीटर का चार्ज है ₹Y। 1 किलोमीटर का ₹Y, तो 10 किलोमीटर का कितना लगेगा? 10Y। ये आएगा टोटल अमाउंट, और ये किसके इक्वल है? 105 के। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। समझे मेरी बात? फिक्स चार्ज तो X ही लगेगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स है। भले आप 5 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ या 20 किलोमीटर जाओ, वो फिक्स चार्ज ₹X तो लगना ही है, और उसके साथ में लगेगा ये पर किलोमीटर वाला चार्ज। तो यदि मैं 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का ₹Y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया?
10y, और ये टोटल अमाउंट उन्होंने दिया है 105। और एक दूसरा इंसान है जो 15 किलोमीटर जा रहा है, तो उसमें भी फिक्स चार्ज लगेगा, और 15 किलोमीटर का 15y, तो ये टोटल अमाउंट कितना है 155। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो आपको x की वैल्यू आ गई, मतलब आपको फिक्स चार्ज पता चल जाएगा, और y की वैल्यू आ गई, मतलब कि आपको पर किलोमीटर का चार्ज पता चल जाएगा। तो पहली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 था, उसमें x की वैल्यू आपने पुट करी, y, इन दोनों को माइनस किया, 5y इक्वल टू 50, जो उधर गया 50 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई ₹10, मतलब पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपीज है। अब आप x की वैल्यू निकाल लो। तो पहली इक्वेशन में हम यहां पर पुट कर देते हैं x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो फिक्स चार्ज आ गया आपका ₹5, मतलब फिक्स चार्ज है 5 रुपीज और पर किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपीज। अब आगे पूछा है कि 25 किलोमीटर का कितना अमाउंट होगा, तो अमाउंट 25 किलोमीटर का कितना होगा, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा 5 रुपीज प्लस 25 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का 10 रुपए, तो 250 प्लस 5 255, मतलब 25 किलोमीटर का अमाउंट लगेगा 255 रुपीज। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रॉब्लम को पढ़ करके इक्वेशन सही बनानी है। यदि आपने इक्वेशन सही बना ली तो उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, फिर तो सिर्फ सॉल्व करना है। बट यदि आपकी इक्वेशन गलत हो गई तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 2 को प्लस कर दोगे तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 9/11। ठीक है, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन में एक तो होता है न्यूमरेटर, मैंने न्यूमरेटर मान लिया कि आपका जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर है x, और डिनोमिनेटर हमने मान लिया y। तो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या बन गया x अपॉन y। अब आपको क्या दिया हुआ है, केस 1, पहला केस क्या दिया हुआ है, केस 1 बोल लो उसको, या जो भी बोलना है, कि यदि मैं न्यूमरेटर में 2 प्लस कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस कर दूं, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है, वो क्या बन जाता है 9/11 बन जाता है। तो यदि आप उस फ्रैक्शन में 2 ऊपर भी प्लस करोगे 2 नीचे भी प्लस करोगे तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो यहां से आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी 11x प्लस 22, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको उधर भेज दिया, इक्वल टू 9y प्लस 18। तो आपकी पहली इक्वेशन बनेगी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर केस 2, आपको अगला केस क्या दिया है कि यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 प्लस करोगे then the fraction becomes 5/6। 6 को उधर भेजा 6x प्लस 18, 5 को उधर भेजा 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन।
पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9y को उधर भेजा, 9y माइनस 4 और ये 11 नीचे आ गए फ्रॉम इक्वेशन 1 और इसको आप सेकेंड में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। x की वैल्यू है 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। तो 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। एलसीएम लिया 54y माइनस 24 माइनस 55y अपॉन 11 इक्वल टू -3। ये माइनस y माइनस 24 इक्वल टू -33। ठीक है, तो माइनस y इज इक्वल टू -33 प्लस 24, तो माइनस y इज इक्वल टू -9, मतलब y की वैल्यू आ गई 9। ये जो y की वैल्यू आई है आप ये पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। तो y x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, 9 इंटू 9 99, 99 माइनस 9 इंटू 9 81, 81 माइनस 4 77, 77 बाय 11, x की वैल्यू आएगी 7। तो आपको x की वैल्यू मिल रही है 7 और y की वैल्यू आ रही है 9, पर उसने क्वेश्चन में आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी है। कई बार आप यहीं पर छोड़ करके आ जाते हो। क्वेश्चन पढ़ो, उसने बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपका फ्रैक्शन क्या था x बाय y, तो वो आपको पुट करना है। तो फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, x की जगह पर 7 और y की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन इज 7 बाय 9 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो पूछा है वो भी आपको लास्ट में फाइंड करना है, उसकी वैल्यू बतानी है। यदि आप सिर्फ यहां तक छोड़ के आ जाओगे तो आपका हाफ मार्क कट सकता है उसमें। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एज बेस्ड क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, कई बार पूछते हैं। 5 years hence, hence का मतलब आज से 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his age, his son's age। मतलब आज से 5 साल बाद जेकब की जो एज है होगी, 5 साल बाद की बात चल रही है, कि आज से 5 साल बाद जेकब की जो एज होगी वो उसके सन की एज का 3 टाइम्स होगी। ठीक है, सन की भी कौन सी एज, 5 साल बाद वाली एज। 5 years ago, और आज से 5 साल पहले जेकब की एज जो थी, जेकब्स एज was 7 times that of his son। आज से 5 साल पहले जेकब की जो एज थी वो उसके सन का 7 टाइम्स थी। What are their present ages? आपको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो मैंने मान लिया कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू x and the present age of son is equal to y। हमने प्रेजेंट एज मान ली, पर जो आपको बात चल रही है वो कब की, आज से 5 साल बाद की, और 5 साल पहले की बात वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 5 साल बाद की बात करते हैं, आफ्टर 5 years। उसने क्या बोला है कि आज से 5 साल बाद जेकब की जो एज होगी वो सन की एज का 3 टाइम्स होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की 5 साल बाद की एज निकालनी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे कि जो भी रिलेशन दिया है कि कौन किसका 3 टाइम्स है, वो तो बाद की बात है। पहले हम देखते हैं कि 5 साल बाद जेकब कितने साल का होगा। एज ऑफ जेकब
कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, 5 साल बड़ा हो जाएगा वो। कई बार आप लोग ये गलती करते हो कि 5 का मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 इंटू एक्स। मान लो आज मेरी एज 25 है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 25 में मैं 5 प्लस कर दूंगा, 30 आ जाएगी। कि 25 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, 25 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 आएगा। तो क्या मेरी आज से 5 साल बाद एज 125 साल हो जाएगी क्या? नहीं। आज से 5 साल बाद की एज निकालनी है तो मैं 5 प्लस करूंगा, कभी 5 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। और सन की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। अब उसने क्या बोला है कि 5 साल बाद जो जेकब की एज है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी सन्स एज। मतलब ये वाली जो एज है ये किसके इक्वल होगी, सन की एज के थ्राइस के, मतलब 3 टाइम्स के। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में y प्लस 5। हम कभी कभी 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं क्योंकि आपको दिया है कि फादर की एज 3 टाइम्स है सन का, तो फादर की एज 3 टाइम्स है किसकी एज का, सन की एज का 3 टाइम्स, मतलब सन की एज में 3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने आगे बात करी है 5 साल पहले की, 5 years ago। तो पहले हम 5 साल पहले की एज निकाल लेते हैं, जेकब की और सन की। तो एज ऑफ जेकब 5 साल पहले जेकब की एज कितनी थी, आज प्रेजेंट एज उसकी कितनी है x, तो 5 साल पहले कितनी थी x माइनस 5। और वैसे ही सन की एज कितनी थी y माइनस 5। अब उसने बोला है कि 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो सन की एज का 7 टाइम्स थी, मतलब कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में y माइनस 5। तो सॉल्व करने पर आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। इक्वेशन बना लो, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये वैल्यू आप सेकेंड में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। x की वैल्यू 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 10। मतलब कि सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 10 इयर्स। और इस इक्वेशन में आप x इक्वल टू 10 प्लस 3y में y की वैल्यू पुट कर दो, तो 10 प्लस 30। तो फादर मतलब सन की जो प्रेजेंट एज है वो है 40 इयर्स, और यही आपको फाइंड करना था। तो दोनों की प्रेजेंट एज आपके पास में आ गई है। जेकब की प्रेजेंट एज है 40 और सन की प्रेजेंट एज है 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यह हमारी थर्ड एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको हर लेक्चर के बाद में यही समझाता हूं कि यहां पर आप सिर्फ वीडियोस देख करके आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा मतलब, पर आप क्वेश्चन जब करने बैठोगे तो आपको गलतियां तभी पता चलेगी कि कहां कहां पर गलतियां हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार यही समझाता हूं कि जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो उसको आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो मेरे पढ़ाने से या किसी के भी पढ़ाने से कोई मतलब, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए हैं उनकी आप खुद से प्रैक्टिस करो। उसके बाद में भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो।
इसके अगले लेक्चर में हम अगली मेथड समझेंगे, एलिमिनेशन मेथड, कि एलिमिनेशन मेथड से दो लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।